बेटा आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ के बारे में बात करने में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ईएमएफ बोल देते हैं। ईएमएफ बेसिक बात ईएमएफ होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं, लेकिन हम उसको ईएमएफ बोलते हैं मेनली। तो जब हम ईएमएफ की बात करते हैं ना, ईएमएफ एक्चुअली में होती किसी है, ईएमएफ होती सेल की। ईएमएफ का मतलब होता है एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है सेल। जब हम अपने सर्किट यूज़ करते हैं, अपने सर्किट के अंदर जो सेल का जो सिंबल है, ये सिंबल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, अपने पास हम इस तरीके से बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, सेल में क्या होता है, एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होती हैं और उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होती है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होती है। तो इस सेल का मेन काम क्या होता है? सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। वो सेल का काम होता है। अब सेल की 2 कंडीशन है, समझना ध्यान से। ये मान लिया अपने पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस हमने एक सेल को कनेक्ट कर दिया। ये सेल को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर लगा दी मैंने की। मैंने 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा। एक बार तो मैंने की को ओपन रखा है, एक बार मैंने की को क्लोज रखा है। अगर की ओपन है, यहाँ पर की ओपन है, यहाँ पे की क्लोज होगी। अगर की ओपन है, ये केस जो मैं पहला बनाया है मैंने, ये की ओपन का केस है। अगर की ओपन है तो मेरी बात को समझना, मैंने यहाँ पे इस सेल के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर का काम सभी को पता है। वोल्ट मीटर क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इस सेल के क्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर, जब ये की ओपन है तो हम ये देखते हैं वोल्ट मीटर कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इस सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है। कब? जब ये की ओपन है। तो जैसे हम की को क्लोज करते हैं, हमें देखते हैं की क्लोज करते ही इस सेल के अंदर से कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। वो करंट गया, मान लिया आई करंट फ्लो करा, तो इसके अंदर से कुछ करंट जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अंदर से करंट जाएगा। जब इस रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा तो कितना करंट, आई करंट गया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आई आर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो आप ये देखोगे जैसे आप की क्लोज करते हैं ना, ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, की क्लोज करते ही वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे पहले 20 वोल्ट था, तो आप ये देखो यहाँ पर 20 वोल्ट से कम रीडिंग आएगी जैसे आप की क्लोज करोगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अभी इस रेजिस्टेंस के अंदर से ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे ड्रॉप क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर से करंट ही नहीं है, क्योंकि की ओपन है। भी की ओपन है तो सेल काम नहीं कर रही इसमें, इसका मतलब इसके सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब सारा पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर ही है अभी। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे की क्लोज करो, की क्लोज करते ही वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जिससे यहाँ पर वी डिक्रीज कर जाता है। तो इन दोनों बातों के अंदर, दोनों डायग्राम के अंदर तुम्हें एक बात समझनी होगी। जब की ओपन है तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है ना, वोल्ट मीटर रीडिंग मैक्सिमम होगी। वोल्ट मीटर रीडिंग मैक्सिमम का मतलब ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कब? जब की ओपन है। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल, कब? व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है, व्हेन की इज ओपन, इज कॉल्ड ईएमएफ। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। हम कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को? जब की ओपन है और वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग शो करेगी, वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग शो करता है, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। मतलब ईएमएफ कब आएगी? ईएमएफ तब आएगी जब की ओपन होगी।
ये ध्यान रखना, ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए की क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, लेकिन जब की क्लोज हो जाएगी ना, की क्लोज होते ही जो वोल्ट मीटर रीडिंग आएगी, उसको फिर हम ईएमएफ नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो बातें हैं, एक ईएमएफ है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल जब की ओपन है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जब की क्लोज है। तो ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ बोल दिया, एक को हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। कब, जब की क्लोज है तो ईएमएफ हो गया, जब की ओपन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ई वी से ज़्यादा है, ई की वैल्यू वी से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसकी ई की वैल्यू वी से कम भी हो सकती है, वो केस मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो ईएमएफ है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब जब हमने इसके बारे में पढ़ लिया, ईएमएफ के बारे में मैंने आपको बताया है, तो अब जो अपना जो मेन पार्ट जो आता है ना, अब हम एक बार सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल का जो एक टर्म आती है इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, बात को समझना। देखो बेटे, मैंने आपको एक बात बताई, जो सेल हो गए ना, ये मान ले अपने पास सेल है, ये सेल का कंटेनर बना दिया मैंने। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड भी हैं। इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड भी हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, एक इलेक्ट्रोड क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आप ये देखोगे, जब करंट इस सेल से पास करता है, जब इस सेल के थ्रू करंट पास करेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मटेरियल तो है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी हैं। तो जब इसमें से, इसके अंदर से करंट पास करता है, तो ये जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है इस सेल का, ये क्या करता है, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो वो जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल, इंटीरियर कंटेंट कौन, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का मतलब क्या है, बेसिक चीज क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्या बेटे देखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब इस सेल के अंदर से करंट पास करेगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है, वो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, उसको बोलते हैं हम क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोल देते हैं। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, वो टोटल ये 4 या 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है, पहला फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपसे एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये जो दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है, गैप जितना ज़्यादा होगा इनके बीच में, उतनी ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है इलेक्ट्रोड का एरिया, कितना एरिया इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप है। जितना ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होगा, उसी एरिया को हम कंसीडर करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोड का पूरा एरिया नहीं लेना, ये ऊपर वाला एरिया नहीं लेना हमने, केवल नीचे नीचे वाला एरिया लेना जो इसके अंदर डिप है। तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, हमें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा लिया है, इलेक्ट्रोड कौन से ली है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमें पता है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इस इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा टेम्परेचर है कम है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। लास्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा है, डाइल्यूट तो नहीं है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिया वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है या पुराना इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों ने लिया है, वो इस फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा। तो ये कुछ एक फैक्टर जो आपको बुकलेट के अंदर मिल जाएंगे जब आप देखोगे इसको, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल के कुछ फैक्टर मैंने आपको बताए हैं। अब आपसे एक बात पूछी जाती है यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट आपसे एग्जाम के अंदर पूछते हैं कई बार, या फिर इस पॉइंट को हम यूज करते हैं इस टॉपिक को, कि रिलेशन ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन है, मतलब ईएमएफ मतलब ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, इनका बीच में आपस में रिलेशन क्या है ये आपको बताना होता है। तो इसके लिए एक सिंपली बात समझो, ये अपने पास सेल है, इस सेल को हमने क्या करा, एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो सेल है इस सेल को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, एक की यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी। और मैं आपको बता दूं इस सेल का कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके नीचे लिखूं या इसके साइड में लिख दूं तो इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से ध्यान रखना। ये मैंने नीचे लिखा है, इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने सेल के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये केस 1 हम मान के चल रहे हैं इसको, यहाँ पे केस 1 जब ये की ओपन है, फिर केस 2 में हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। हमें पता है जब की क्लोज करें तभी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहाँ से हमने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है, की लगा रखी है, की को क्लोज करेंगे, आर रेजिस्टेंस है, यहाँ से बैटरी से कुछ ना कुछ करंट आया होगा आई, तो यहाँ पर वोल्टमीटर रीडिंग अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमें एक बेसिक बात पता है, आप इस चीज़ को समझो एक बार। सेल की ईएमएफ हमने ई मान रखी है, ईएमएफ क्या मान रखी है हमने, इसकी ई है। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर तो V = E होगा। V = E क्यों होगा, क्योंकि जो EMF है जब की ओपन होते है तब EMF आती है। इस बात को हम प्रूव भी कर दूँ आपके सामने, अभी बात को समझो एक बार। देखो मैं इस केस को ले लेता हूँ पहले। मैंने पहला पॉइंट लिया व्हेन की इज क्लोज्ड। अगर मान ले की क्लोज है, आप मुझे बताओ अगर की क्लोज्ड है तो इस बात को समझो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। ये सर्किट आपका है, ये सर्किट कैसा है, सीरीज में है, एक ही वायर है, ये ऐसे घुमा रखी है। इसका मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस बना आपके पास वो कितना बना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ करंट कितना आया, आई। तो ये करंट, टोटल करंट जो आई आया, आई किसके इक्वल होगा, आई = होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है, ईएमएफ, ई बाई में रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, वोल्टेज ये सेल प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ से ई = कितना आ गया मेरे पास, आई आर प्लस आई स्मॉल आर की वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। बट आप मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, जब ये करंट इसके अंदर से पास करेगा, इसके थ्रू पास करेगा, तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई आर होगी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = क्या होगा, आई आर। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इस जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो E = V प्लस आई आर। तो V = कितना आ गया मेरे पास, E माइनस आई आर आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, V = वैल्यू आ गया मेरे पास E माइनस आई आर। अब यहाँ से एक चीज़ सोचो, ये जो रिलेशन है अपने पास V = E माइनस आई आर, ये कब है, ये तब है जब हमने की को क्लोज कर रखा है। की क्लोज करने का मतलब सेल के अंदर से करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। सेल के अंदर से करंट ड्रॉ करने का मतलब सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं हम। जिस तरह अपने पास इन्वर्टर की बैटरी होती है, जैसे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की बैटरी क्या होती है, वो डिस्चार्ज होती है। इन्वर्टर की बैटरी के अंदर 6 सेल होती हैं, वो सेल डिस्चार्ज करती हैं। सेल डिस्चार्ज करें कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, वो सेल खत्म हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, हमें बोलते हैं बैटरी खत्म होगी, तो उसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन हम बता रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की बता रहे हैं हम, चार्जिंग ऑफ सेल की नहीं बता रहे हैं हम। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया अपने पास, इन दोनों का रिजल्ट आया अपने पास V = E माइनस आई आर। ये ध्यान रखना, ये कब है, ड्यूरिंग
डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है ये, जब हमने सेल को डिस्चार्ज करा है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ व्हेन की ओपन, अगर मान लो की ओपन हो, अगर की ओपन है तो आई जीरो होगा, करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो V इज इक्वल टू, इस रिलेशन के हिसाब से क्या होने पास E हो जाएगा, V इज इक्वल टू E। यही तो मैंने बताया है कि जब की ओपन होगी, की जब ओपन होगी तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा। वो क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को क्या बोलेंगे हम, EMF बोलते हैं, मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है, जब सेल की आप चार्जिंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज करें ना सेल को, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, V ऑलवेज लेस देन EMF, EMF से V की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी, क्योंकि E में से कुछ ना कुछ माइनस करोगे तभी तो V बना है, इसका मतलब V इज लेस देन E होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। बट ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर आप सेल को चार्ज करते हो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, तो ये रिलेशन आपका चेंज हो जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस IR बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा जब आप सेल को चार्ज करोगे। क्यों, फिर आप सेल को कुछ ना कुछ करंट दे रहे हो, जिस तरह लाइट आती है, इन्वर्टर चार्ज होता है, तो उस टाइम पे ये रिलेशन होगा V इज इक्वल टू E प्लस IR। उस टाइम पर आप सेल से करंट खींच नहीं रहे, आप सेल को करंट दे रहे हो तो प्लस आ जाएगा, और जब लाइट चली जाती है तो E माइनस IR, मतलब डिस्चार्जिंग में। लेकिन चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होगा, V इज इक्वल टू E प्लस IR। इस केस में V क्या होगा, EMF से ज़्यादा होता है। यू कैन से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल व्हेन बैटरी इज चार्जिंग या सेल इज चार्जिंग। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, एक ये रिलेशन आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का, कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना होगा। मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया, V इज इक्वल टू E माइनस IR, जो अपने पास रिलेशन आया था। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, ये E माइनस V होगा, E माइनस V। बट हमें पता, मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V बाई R होगा। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, V बाई R स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस का V होगा। यू कैन से स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V बाई में V इंटू में कैपिटल R होगा। यू कैन से R इज इक्वल टू E बाई V माइनस का 1 इंटू R होगा। ये रिजल्ट आ गया अपने पास, किसका रिजल्ट आ गया, स्मॉल r का कैपिटल R के साथ। कैपिटल R कौन है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो हमने बैटरी के साथ जोड़ रखा, कोई भी कंडक्टर हो सकता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, E बाई वी माइनस का 1 इंटू कैपिटल R होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे हम इसका यूज़ भी करेंगे। ठीक है, आप बुकलेट पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकलेट के अंदर लिख भी रखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक सेल है जिसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रजिस्टर। उसको हम एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, R रेजिस्टेंस के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V का ग्राफ प्लॉट करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, V का ग्राफ R के साथ प्रिडिक्ट करना है। एंड प्रिडिक्ट फ्रॉम द ग्राफ द कंडीशन अंडर विच V बिकम इक्वल टू E। आपसे पूछा है वो कंडीशन बताओ ग्राफ के हिसाब से जो V और E एक दूसरे के इक्वल हो जाए। क्वेश्चन समझो पहले तो एक बार ध्यान से। आपको बोला क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक सेल है, इसका EMF E है, ये मान लें अपने पास वो सेल है जिसकी EMF E है, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ठीक है, ये की हमने इसको क्लोज कर रखी है। आपसे पूछा है कि इस E का यहाँ पर आपने क्या करना है, इस V का इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बताना है R के साथ, ग्राफ प्लॉट करना है आपने कि ग्राफ क्या बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ क्या बनेगा। और फिर आपने ग्राफ से वो कंडीशन बतानी है कि जिस कंडीशन पर E और V दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, वो कंडीशन भी आपने बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक सिंपली बात देख लो ना, रिलेशन क्या अपने पास,
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये अपना बेसिक रिलेशन है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, बेसिक रिलेशन ये है अपने पास। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू ई माइनस में V बाई कैपिटल R इंटू आर लिख सकता हूँ, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। बुकलेट के अंदर देख लेना इस रिलेशन को, मैं समझा रहा हूँ बस यहाँ पे। इसको मैं क्या लिखूँ, V, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू है अपने पास E इज इक्वल टू V प्लस V स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो E इज इक्वल टू V कॉमन आ गया, क्या बन गया अपने पास ये 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। यू कैन से V इज इक्वल टू कितना आ गया, E और में 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये अपने पास एक रिलेशन बन गया, ये रिलेशन बना। अब इस ये रिलेशन अपने पास किसका आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का और R का रिलेशन आ गया अपने पास, V और R। हमें इन दोनों का एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस बात को समझो, अब इस रिलेशन के हिसाब से अगर मैं R को इंक्रीज करूं, मान लिया इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएं, R को बढ़ाएं, तो ये स्मॉल r बाई कैपिटल R ये डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R ये भी डिक्रीज करेगा। अगर ये वाला पूरा फैक्टर डिक्रीज करेगा तो V की वैल्यू क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। V की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कारण क्या है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसमें से करंट कम जाएगा। V इज इक्वल टू बेसिक बात क्या है, E माइनस का आई आर होता है, ठीक है। अगर इस R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये I कम होगा, तो V की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर V की वैल्यू इंक्रीज करेगी, दिन के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो आपका बेसिक ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, तो ये ग्राफ बनता है अपने पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस ग्राफ को V और कैपिटल R ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनेगा। ऐसे ग्राफ क्यों बना, बात को समझना, इस बात को अच्छे से समझो। आप मुझे बताओ, अगर इन एट एनी कंडीशन इफ R मान ली इनफाइनाइट हो जाए, R की वैल्यू, R को बढ़ा रहे हैं ना हम, अगर R की वैल्यू मान ली इन्फिनिटी हो जाए, तो ये स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या हो जाएगा, 0। एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो I 0 हो जाएगा। I 0 होगा तो V और E दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, सिंपली बात ये है। अगर R इन्फिनिटी हो जाएगा तो I 0 का मतलब V इज इक्वल टू E। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे प्लॉट करके बतानी होती थी। आपको ये बताना है, जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे, R बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, लेकिन जब R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो V और E दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कब, व्हेन R बिकम इनफाइनाइट। अगर R की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो V और E एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। ये ग्राफ आपको प्लॉट करना था। एक ग्राफ और प्लॉट करना है यहाँ पे आपको, उसी क्वेश्चन के अंदर। जब आप बुकलेट के अंदर देखोगे ना, आपसे पूछा भी E का ग्राफ, EMF का ग्राफ कैपिटल R के साथ EMF का ग्राफ बनाओ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो EMF होते हैं ना, EMF है वो कैपिटल R पर डिपेंड करती ही नहीं। EMF डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल R। तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा कि भाई R को आप बेशक बढ़ाते रहो, E की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E डज नॉट डिपेंड ऑन R। ये मैंने बुकलेट के अंदर लिख भी रखा है, वहाँ से आप देख भी लेना। ये होगा अपने पास यहाँ से, E डज नॉट डिपेंड ऑन R, ठीक है। एक ग्राफ और मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्राफ और बताता हूँ, ध्यान से सुनना एक बार इसको। मैंने बताया बेटा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आपसे कई बार ये ग्राफ पूछ लेते हैं कि भाई V का ग्राफ बनाओ आप, V का ग्राफ है स्मॉल r के साथ, ये स्मॉल r है यहाँ पे, स्मॉल r के साथ, ये तो था कैपिटल R के साथ, ये ग्राफ तो कैपिटल R के साथ है, स्मॉल r के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करो तो क्लियर है। आप मुझे बताओ, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, मतलब R 0 होगा, अगर R 0 होगा तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E। तो V इज इक्वल टू E, मान ली अपने पास ये पॉइंट होगा, V इज इक्वल टू क्या है, E है। अगर आप R को बढ़ाते हो, R को इंक्रीज करा,
आर को इंक्रीज करा, आर को इंक्रीज करने का मतलब आई आर बढ़ेगा, आई आर बढ़ने का मतलब क्या होगा, वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब मुझे बताओ तो एक ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ है बन जाएगा। ठीक है, मतलब आर बढ़ाया आपने तो ई की वैल्यू क्या, वी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी ईएमएफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये 3 ग्राफ हैं जो मैंने अब यहाँ पर आपको बनवाए हैं, तीनों ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को काम आज करना है।